हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड, तो हम आज आप लोगों को कौन सा पेपर कराने जा रहे हैं। 3 जनवरी का पेपर हम लोग देखने जा रहे हैं फ्रेंड। ठीक है, जो आपका 3 जनवरी का आपका हुआ था 2022 में फ्रेंड, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम हुआ था आपका सीटेट का, वो वाला आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक फ्रेंड, देखिए 1 जनवरी का हम लोग कर ही चुके हैं, 2 जनवरी को आपका कोई भी एग्ज़ाम हुआ नहीं था और 3 जनवरी को आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, ये आपका रियल प्रश्न पत्र क्वेश्चन है, पेपर है जो आपका आया हुआ था। ठीक है, वही पूरा हमने डाउनलोड कर लिया और जो भी आपको आंसर देखने को मिलेंगे फ्रेंड, ये आपको अकॉर्डिंग टू सीटेड आंसर की से मिलेंगे फ्रेंड। ठीक है, अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं, जो भी आपकी ऑफिशियली आंसर की आई थी सीटेड की, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सभी आंसर बताएंगे फ्रेंड। ठीक है, उसी पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए फिर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समकालीन विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया है। देखिए बच्चों, समकालीन का मतलब क्या होगा? सम का मतलब हो गया समान, ठीक है। कालीन का मतलब समय होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, आपको बताना है समान समय में विचारधाराओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू विचारधाराओं के अनुसार बाल विकास की प्रक्रिया। बच्चों आपको बाल विकास की प्रोसेस बतानी, प्रक्रिया बतानी है कि क्या है। ठीक है, तो इसमें से राइट आंसर आपका ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको कोई भी ऑप्शन जैसे कि नहीं आ रहा है, ठीक है, हम आपको एकदम बेस्ट मेथड बता रहे हैं, बेस्ट तरीका बता रहे हैं कि आपको कैसे आंसर तक पहुंचना है। तो उसके लिए आपको क्या करना रहता है, क्वेश्चन के जो ऑप्शंस दे रखे होते हैं ना बच्चों, इनको आप एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, कुछ पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, कुछ निगेटिव पॉइंट होते हैं। ठीक है, आपको वो ध्यान में रखना है कि कौन से पॉजिटिव पॉइंट है, कौन सा निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, अगर आप वो जान गए ना, फिर आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। चीज़ों को एलिमिनेट करना सीखिए, आंसर तक आप खुद ब खुद पहुँच जाएंगे। ये बेस्ट मेथड होता है बच्चों। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। सभी बच्चों के लिए एक समान और सभी बच्चे एक निश्चित आयु तक आते आते विशिष्ट निर्धारित लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। देखिए वो बच्चे हैं ना, तो हम उनसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इसमें क्या कर रहा है, अवश्य प्राप्त कर लेते हैं। ये एकदम एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि नहीं प्राप्त ही कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते ना बच्चों। हम बच्चों पे क्या फोर्स नहीं कर सकते हैं। चलिए इसकी कह रहा है अब बहुआयामी है, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के संदर्भों में पढ़ते बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, देखिए बच्चों, कभी भी ये पॉजिटिव पॉइंट है आपका। ठीक है, कभी भी आपका बहुआयामी आ जाए ना, तो समझ लीजिएगा 90% क्वेश्चन ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, बट हम और भी चेक करते हैं, ये नहीं कि इसी के सारे हैं, हम और भी चेक करते हैं। ये कह रहा है पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता यद्यप विकास सभी के लिए एक दिशात्मक। देखिए बच्चों, कभी भी एक दिशात्मक आ जाए ना, नहीं से जो क्या होता है पूर्वानुमान, ऐसा बिल्कुल नहीं। विकास जो है फ्रेंड ना, वो बहुआयामी होता है, बहुदिशात्मक होता है। एक डायरेक्शन में विकास नहीं चलता है, विकास चारों तरफ चलता है ना बच्चों। तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो 3 वाला तो एग्जैक्टली गलत ही है। नेक्स्ट कह रहा है सिर्फ माता पिता। देखिए कभी भी बच्चों ना ओनली वर्ड आ जाए, आपको देखने को मिल जाए ना, एकदम गलत लगा दीजिएगा। ओनली कुछ नहीं होता, ये गलत होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर आपका सेकंड ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को करते हैं, एलिमिनेट करने का मैथड होता है बच्चों। ठीक है, आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं विकास का कौन सा ऐसा सिद्धांत है जो बताता है कि गामक कौशलों का विकास शरीर के मध्य से आरंभ होकर शरीर के सिरों का मतलब सिर तक की ओर जाता है। मतलब क्या समझ रहे हैं, मध्य का मतलब यहाँ से होगा ऊपर की ओर जा रहा है बच्चों। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर बच्चों आपका हो जाएगा अधोगामी। ठीक है, अधोगामी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए एक अधोगामी होता है और आपका क्या होता है, एक आपको शीर्षगामी भी होता है। ठीक है, बट इसमें आपका क्या होगा, विकास ऊपर की तरफ जा रहा है, अधोगामी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। कह रहा है कि विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब आपको बताना है कि विकास की अवस्था, देखिए बच्चों पहले आपको विकास की अवस्थाएं पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसमें आपको बताना है कि कल्पनाशील वाले खेल में, मतलब खेल हो रहा है कल्पनाशील वाला खेल। देखिए बच्चों ऐसा होता है ना, विकास देखिए रॉस के अनुसार हम आपको बता रहे हैं, रॉस के अनुसार जो रॉस ने जो आपकी विकास की अवस्थाएं बताई हैं, वो आपको 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी बताई, एक तो शैशवावस्था बताई है, जो जिसका टाइम पीरियड है 1 से 5 वर्ष, फिर बाल्यावस्था हुई है 5 से 12 वर्ष, फिर आपका बताया किशोरावस्था, वो है 12 से 18, और देन आफ्टर प्रौढ़ावस्था, वो चलती है आपके 18 से ऊपर की एज में। ठीक है, तो ऐसे बाकी मानव विकास की अवस्थाएं पूछे तो 6 हैं। कौन कौन सी हैं, वो गर्भावस्था स्टार्ट होती है। ठीक बच्चों, गर्भावस्था से लेके पहले गर्भावस्था स्टार्ट होती है और लास्ट में उसमें वृद्धावस्था आ जाती है, तो उसमें 2 और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया बच्चों। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछा कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेना। बच्चों खेल खेल कौन खेलता है, तो इसमें आ जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था। ठीक है, इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक बाल्यावस्था हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। फिर देख लेते हैं आपका 4 नंबर क्या कह रहा है। 4 नंबर बच्चों आपका राइट आंसर क्या होने वाला, क्या क्वेश्चन कह रहा है देख लेते हैं। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बच्चों के समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है। बच्चों आपको सेकेंडरी बतानी। देखिए हम लोगों ने कल कुछ इस टाइप का क्वेश्चन किया था। देखिए बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से आपका
ये फ़ायदा रहता है कि आपको कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि पेपर कहाँ से कैसे किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो आप लोग फिर उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करते हैं। चलिए फ्रेंड इसमें देख लेते हैं। देखिए आपको सेकेंडरी संस्थाएं बतानी थी, ठीक है। देखिए हमने आप कल ही डिस्कशन किया था कि प्रारंभिक कौन होती है, जो आपका घर परिवार रहता है, घर परिवार के लोग जैसे माता पिता, ये आपके प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या आता है, सेकेंडरी में घर के अलावा जो भी देखिए आपका विद्यालय है, विद्यालय आपका सेकेंडरी में आता है, ठीक है। मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं, जो हम किसी और बाहरी चीज़ों से ज्ञान प्राप्त करते हैं बच्चों ना, वो आपका क्या हो जाता है, सेकेंडरी में हो जाता है। अब बच्चों इस क्वेश्चन ऑप्शन की बात करें ना, तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो है फ्रेंड सीटेट ने क्या किया था, सभी को समान मार्क्स दिए थे, क्योंकि आपका जो परिवार है ना बच्चों, परिवार आपका प्राइमरी है, और ऑप्शन में सभी में ए देखिए दे रखा है, ठीक है। सभी ए दे रखा है, जबकि ए नहीं होना चाहिए, आपका 2, 3 एंड 4 होना चाहिए, ठीक बच्चों। इसकी वजह से ये क्या हुआ, ये क्वेश्चन आपको अब छोड़ना पड़ेगा। हम आपको एकदम ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बच्चों बता रहे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुचि को 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं। एक कोई बालिका है, उसको 3 पेंसिलें दिखाई जाती हैं और कहा जाता है वह देखिए कि पेंसिल खा से बड़ी है। मतलब एक पेंसिल जो है वो दूसरी से बड़ी है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, एक जो पेंसिल है ये इस वाली से बड़ी है। अब कह रहा है कि और पेंसिल खा जो है पेंसिल गा से बड़ी है, ये वाली जो है ये इससे बड़ी है। मतलब ये सबसे बड़ी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये बड़ी है, ये इससे एक्चुअल में ये कहा गया। जब रुचि यह निष्कर्ष निकालती है कि का गा से बड़ी है, वह जीन पियाजे के किस संज्ञानात्मक विकास की विशेषता बताती है। देखिए जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स ना, कि जीन पियाजे ने किसने कौन कौन के एक तो आपके सिद्धांत दिए हैं, ये आपको भी पता होना चाहिए। देखिए बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। देखिए आपको एक बता दें, जैसे नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया। भाषा विकास चॉम्स्की, है ना बच्चों। तो इस सूझ व अंतर दृष्टि किसने दिया, कोहलर ने दिया। प्रयास एवं त्रुटि किसने दिया, तो थॉर्नडाइक ने। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास बहुत ही फेमस है, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से क्या हुआ, जो है ऐसे आपको पता होना चाहिए किसने क्या विकास किसने क्या बताया, ठीक है। तो इसमें से इसके अकॉर्डिंग जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सकर्मक अनुमान, ठीक बच्चों। राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, सकर्मक अनुमान हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है। अब आपको बताना है बालक क्या कर पाने के योग्य होता है मूर्त संक्रियात्मक चरण में। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तन होगा, या फिर परिकल्पना आधारित निगमनात्मक तार्किक चिंतन होगा, अमूर्त चिंतन होगा, या फिर प्रतिज्ञाप्ति चिंतन होगा। तो बच्चों इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रतिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। प्रतिवर्तन आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व सक्रियात्मक चरण में बालक निम्न में से क्या कर पाने के योग्य होता है, तो प्रतिवर्तन राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। देखिए बच्चों अब आपका बात की गई है लॉरेंस कोहलबर्ग, ठीक। अभी हमने बताया कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने क्या सिद्धांत की बात कही थी, तो नैतिक विकास सिद्धांत बताया था, ठीक है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। इसमें कह रहा है कि इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं। अब आपको बताना है कि कौन सा शामिल नहीं है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो इसमें से राइट आंसर आपका हो जाएगा पारंपरिक चरण, ठीक है। पारंपरिक जो चरण है ये आपका शामिल नहीं है, बाकी अपारंपरिक चरण है, उत्तर प्रारंभिक चरण है और पूर्व प्रारंभिक चरण इसमें है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर। अच्छा ये बात की गई थी 7 नंबर आपका था, ठीक बच्चों। तो 7 नंबर की बात की गई थी बच्चों, तो इसमें सॉरी बच्चों ये अपारंपरिक नहीं हुआ, इसमें अपारंपरिक चरण होगा, ठीक है। पारंपरिक की बात की गई थी, उत्तर और पूर्व की बात की गई थी, ठीक है। अपारंपरिक की बात नहीं की गई थी। चलिए फिर देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक अध्यापिका है बच्चों, ठीक है, एक अध्यापिका है, वो अपनी कक्षा के लिए लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक, देखिए बच्चों क्या हुआ, लेव वाइगोत्स्की ने क्या बताया था, लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर बात की थी, ठीक है। एंड फिर इस पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके प्रयोग से बचना चाहिए। आपको बताना है कि उसको ऐसा क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग, लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चों, ठीक है। क्या प्रयोग नहीं करना चाहिए अपने क्लास के बच्चों के साथ में। तो इसमें से राइट आंसर क्या होने वाला है, इसमें एक 2000 सामाजिक संदर्भों पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना पर, ठीक है। विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करने, मतलब कि बच्चे विद्यार्थी जो प्रयास कर रहे हैं उनका अवलोकन करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत
परीक्षाओं का इस्तेमाल, नहीं ये बच्चों आपका गलत हो जाएगा। देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है, कि आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल, नहीं मानकीकृत का परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि जो आपका मानक सेट है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा, नहीं, बच्चों को क्या है, बच्चों को अपने अकॉर्डिंग पढ़ाना है, बच्चों को रुचि लेकर इंटरेस्टिंग के साथ में पढ़ाना है, ठीक ठीक बच्चों, ये तो हो जाएगा। आवश्यकता के अनुसार पाढ़ का प्रयोग हाँ बिल्कुल करना चाहिए, पाढ़ आपका सही है। तो उसमें राइट आंसर अब क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा, ठीक बच्चों। 9 नंबर देख लेते हैं अब आपका। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की ने अपने सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत में निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करने हेतु उपयुक्त बताया। अब आपको बताना कि लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग बताना अभी हमने आपको बताया लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों किसके बारे में बात की थी, ठीक है, अभी हमने बताया था किसका, तो सामाजिक संरचना सिद्धांत में बात की थी, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं इसमें क्या बात की गई है कि आपको बताना था निम्न में से किसे विद्यार्थियों में अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना, ठीक है, सुसाध्य करते हुए उपयुक्त बताया। आप उपयुक्त बताया किसे बताया है, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, तो आपका हो जाएगा सहकर्मी सहयोगिता, ठीक है, सहकर्मी का मतलब साथ में, ठीक है, सहयोग करके कोई भी क्या करना, सामाजिक जो है संरचना सिद्धांत में ये बात कही गई है, ठीक है। सांस्कृतिक उपकरणों का हस्तक्षेप ये आपका नहीं है, रट कर याद करने का बल नहीं, ये रटन विद्या तो बिल्कुल चलेगी ही नहीं, ठीक है। गैर संदर्भित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, संदर्भित पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा, हस्तक्षेप होगा, ठीक है बच्चों। चलिए फिर देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो रही बात अगर 10 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपका कह रहा है कि किसी प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापिका का क्या विश्वास होना चाहिए, एक प्रगतिवादी कक्षा के बारे में एक अध्यापक एक टीचर का क्या विश्वास होना चाहिए, क्या बिलीव होना चाहिए। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा हमेशा कठोर नियंत्रण में रहे। ये देखिए कठोर नियंत्रण में तो कभी भी नहीं होना चाहिए बच्चों, ठीक है, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। आप कह रहा है कि अधिगम केवल, तो केवल आ गया तो यहाँ से केवल कनेक्शन हम काट देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कक्षा में विद्यार्थी अपने साथ विविध, हाँ बहुत सही है बच्चों, कभी भी आपका ना विविध प्रकार आ जाए ना, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता, ये आपका एकदम एग्जैक्टली राइट है, ठीक है। 4th नंबर चलिए देख लेते हैं क्या करें कि विद्यार्थी केवल, ये देखो केवल कनेक्शन हमने काट दिया, ठीक है, ऐसे आपको लगाना है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 नंबर कह रहा है कि आप कह रहा है कि किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। अब आपको बताना है बच्चों इसमें राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, 3 नंबर ऑप्शन दे रही है, 4 नंबर है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो इसमें से आपको बताना क्या है, किस विचारक ने इस बात को नकारा है, मतलब मना कर दिया कि बुद्धि एकल इकाई है, हाँ ठीक है, बुद्धि एकल इकाई इसको नकार दिया है, ठीक है, और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे कौन से बच्चों आपके जनक हैं जो इन्होंने ये बात कही है, तो ये बात किसने कही है बच्चों, हार्वर्ड गार्डनर ने। देखिए आप हार्वर्ड गार्डनर का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो दी हैं, हम आपको बता देंगे किसने किस बारे में बात की है, जिससे आप लोग एग्जैक्टली क्वेश्चन पे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या वो अल्बर्ट बंडूरा की बात की जाए तो उन्होंने सामाजिक अधिगम की बात की, थॉर्नडाइक का जाए तो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत बताया, ठीक है बच्चों। अब्राहम मैस्लो आ जाए तो मानववादी, पावलोव आ जाए तो समृद्ध प्रतिक्रिया, थॉर्नडाइक आ जाए तो अधिगम के नियम। तो इस टाइप से आपको बच्चों याद रखना है। एक तो टैट आता है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में टैट पूछा जाता है। टैट का जो आपका सिद्धांत है किसने दिया, तो मरे ने दिया है, मर्रे या मुर्रे भी बोलते हैं, ठीक है। एंड SOR कभी कभी पूछ लिया, SOR के कौन है, तो रॉबर्ट वुडवर्थ है, ठीक है। ये चीज़ें मांग सिद्धांत किसने बताई, तो अब्राहम मैस्लो ने बताई, ठीक बच्चों। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। चलिए 12 नंबर इसी के साथ देख लेते हैं। 12 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 नंबर कह रहा है कि खिलौने के रूप में गुड़िया मिलने पर रोहन की प्रतिक्रिया थी। एक कोई खिलौना है, बच्चे को मिल गया, तो उस बच्चे की प्रतिक्रिया आपको बतानी है। मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है, बच्चे ने कहा मुझे यह खिलौना पसंद नहीं है क्योंकि लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। अब देखिए इसको पता है, उसको क्या पता है, उसको जेंडर पता है कि क्या कौन, मतलब लड़के खेलते हैं कि लड़कियां खेलती हैं, उसको जेंडर के बारे में बच्चों पता है, उस बच्चे को, समझ रहे हैं। तो यह किसका उदाहरण है, देखिए बात को समझिए बच्चों, ये उदाहरण किसका है, ये जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण है, ठीक है। प्रासंगिक नहीं है, भेदभाव भी नहीं है, इसमें क्या है, जेंडर रूढ़िवादिता, इसमें राइट आंसर आपका होने वाला है, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है, सही है, जेंडर रूढ़िवादिता आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्यों क्योंकि बच्चे को पता है ना। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में शिक्षार्थियों को निबंध लिखने के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग
सहयोग देता है। यदि एक शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है, तो इस प्रकार के मूल्यांकन को बच्चों क्या कहेंगे? इस प्रकार का मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन से क्वेश्चन है तो इसमें से ऐसे मूल्यांकन को क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी, संरचनात्मक कहते हैं बच्चों, ठीक है, संरचनात्मक कहते हैं। जो काम क्या होता है बच्चों, इसमें देखिए उन सभी ड्राफ्ट पर प्रक्रिया को की भी मान्यता देता है। यह शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है, कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। तो बच्चों ये क्या होगी? ये क्रिएटिविटी हो गई ना, खुद से कोई काम जब किया जाता है तो रचनात्मक कहलाता है, ठीक है। तो चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभाषीय कक्षा में शिक्षक को, एक बहुभाषी का मतलब समझ रहे हैं? मैनी लैंग्वेज, मल्टी लैंग्वेज, ठीक है। कक्षा में शिक्षक को, अब आपको बताना है कि कई सारे बच्चे बैठे हैं, किसी को हिंदी आती है, किसी को इंग्लिश आती है, किसी को पंजाबी आती है, किसी को उर्दू आती है, कई टाइप की लैंग्वेजेस आती हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? वार्तालाप के लिए मातृभाषा के उपयोग में निरुत्साहित करना चाहिए। क्यों निरुत्साहित करना चाहिए भाई? बच्चे को कभी भी हमें डिमोटिवेट थोड़ी ना करना है। ज़्यादातर विद्यार्थियों द्वारा बोली जा रही प्रमुख भाषा को ही स्वीकार करना चाहिए। ये देखिए बच्चों, ये भी एग्जैक्टली सही नहीं है। ज़्यादातर विद्यार्थियों, अब जो जिन बेचारे को नहीं आ रहा है, जिन नहीं आ रहा है वो तो उनको फिर कौन समझाएगा? तो आपको ऐसी लैंग्वेज बोलनी है, ऐसी लैंग्वेज लेके चलनी है जो सभी को समझ में आए, ठीक है। हम ज़्यादातर विद्यार्थियों को नहीं देखेंगे, हम सभी को समान नज़रों से देखेंगे। 14 ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाषा में विविधता आ गई, ठीक है, ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। में जागरूकता लानी चाहिए और विद्यार्थियों को पसंद अनुसार भाषा के इस्तेमाल की अनुमति देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। चलिए फिर फोर्थ भी देख लेते हैं क्या है। एक लक्ष्यांश भाषा, एक कहाँ से आ गया भाई साहब? एक तो आएगा नहीं, ओनली है, एक है, वन है, ये सब वर्ड निगेटिविटी है बच्चों, ठीक है, ये यूज़ नहीं करते। तो जब का ये है, सभी को देखो बच्चे क्या है, अब बच्चे क्लास में, बच्चे को सर्वोपरि हैं, क्लास में बच्चे सर्वोपरि हैं, वो चाहे कुछ भी करें, हम उनको न डांट सकते हैं, न मार सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं बच्चों। आप ये माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है। बच्चे जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, वो अपनी सबको अपनी लैंग्वेज पता है, वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे, तो उनको ये पूरा हक देना चाहिए, अनुमति देनी चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 3 ही जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको अपने अकॉर्डिंग तो वहाँ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं रहता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं फिर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 हर सेट में आया है बच्चों, हर प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आया है। बट इसमें क्या है, इसमें भी एक प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गई प्रॉब्लम? ये हो गई कि केवल ऑप्शन एक दे रहा है कि केवल पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। केवल वर्ड आ गया जो कि क्या है, निगेटिविटी है। और बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि आपके हर एक ऑप्शन में ए ऑप्शन दिया जरूर है। तो इस वजह से बच्चों क्या हुआ, सीटेट की ऑफिशियली अकॉर्डिंग टू हम ऑब्वियसली आंसर की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये इसमें भी आपको फ्रेंड्स क्या हुआ कि क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया गया था, सभी को मार्क्स में प्रोवाइड किए गए थे बच्चों, ठीक। इसमें आप राइट आंसर आपका 2, 3, 4 के साथ जाना चाहिए था, ठीक है, 2, 3, 4 के साथ जाना चाहिए, ये 1 नहीं होना चाहिए। बट क्या किया जाए, हो गया। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं। 16 नंबर आपका क्या कह रहा है कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए एक शिक्षिका हमेशा अपनी पसंद के ही कुछ बच्चों से उत्तर पूछ लेती है। शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य, बच्चों देखिए अक्सर ये बात चीज़ ये सही है, अक्सर ऐसा देखा गया है आजकल के सरकारी विद्यालयों में, स्कूल में, कि पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करने के चक्कर में टीचर्स जो हैं हमेशा अपनी पसंद के कुछ बच्चे, मतलब अपनी पसंद के, मतलब जो थोड़ा तेज होते हैं, है ना, उनसे ही उत्तर पूछती है। और जो बेचारे जिनको नहीं आता है वो बैठे ही रहते हैं, उनसे कुछ नहीं पूछा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई सरकारी स्कूल है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, है ना, ये चीज़ है, उनको सिलेबस कंप्लीट कराने से मतलब रहता है। तो इसमें से बच्चों क्या होगा, पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु अन्यायोचित है। अब देखिए इसमें शिक्षिका द्वारा किया गया यह कार्य कैसा है आपको बताना, ठीक। तो यह पाठ्यक्रम पूरा करने हेतु न्यायोचित है, मतलब कि यह क्या न्याय वाला है? तो ये कौन सा भाई साहब न्याय है, हमें तो नहीं समझ में आ रहा। यह दर्शाता है कि शिक्षिका में अपनी कक्षा के श्रेष्ठ बच्चों को पहचानने का अच्छा ये बात है, अच्छा कौशल है, ये अच्छा कौशल है, गलत कौशल है। विद्यार्थियों को समान अवसर तो बिल्कुल ये सब कभी भी पॉजिटिव पॉइंट है बच्चों, ठीक है। उपलब्धता में से वंचित करता है, अच्छा ठीक है, हाँ सही बात है। सभी विद्यार्थियों के
सम्मिलित को सुनिश्चित करने में प्रभावशाली है। नहीं, ये कहाँ से प्रभावशाली हो गया बच्चों? विद्यार्थी में को समान अवसर की उपलब्धता से वंचित करता है। ये बात सही है भाई, समान नज़रों से देखो। जो बेचारा कमज़ोर है आप उसको ध्यान नहीं दे रहे, जो जो तेज है पढ़ने में आप उसी से बार बार क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं। तो ये क्या है? ये उसको समान न्याय से वंचित कर रहा है ना। आप समान नज़रों से नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ टॉपर को ही देख रहे हैं। तो ये बात आपकी एग्जैक्टली सही है। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। चलिए फिर देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। अब आपको बताना है क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसमें से राइट आंसर बच्चों आपका क्या होने वाला है? कार्य पूरा करने के लिए सख्त समय। अरे सख्त समय कहाँ से आ गया? विद्यार्थियों को दृश्य आधारित परिकलन, कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता को उपलब्ध करवाना। चलिए ठीक है। पाठ्यक्रम में मौजूद प्रसंयोजित जानकारी को निष्प्रभ मतलब ढकने करने के लिए निष्प्रभ करने के लिए प्रयुक्त विषय वस्तु को जोड़ना। नहीं, एक्स्ट्रा क्यों कोई विषय वस्तु को जोड़ेंगे? जितना सिलेबस वो तो पढ़ा नहीं जाता है, एक्स्ट्रा क्यों जोड़ देंगे? विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए सिर्फ आ गया ना, ओनली आ गया गलत। इसको ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 2 वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक दृष्टिबाधित वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी सामग्री लाभदायक नहीं होगी। आपको बताना है कौन सी लाभदायक नहीं होगी। ठीक बच्चों, 3 लाभदायक हैं बट 1 लाभदायक नहीं है। तो कौन सी नहीं है? स्पर्शिव ग्लोब। हाँ, इस ग्लोब भाई, ग्लोब रहेगा तो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। बढ़िया चीज़ है। छोटी अक्षरों वाली भाई, छोटे अक्षरों वाली बुक बच्चे कहाँ से देख पाएंगे? इसीलिए देखिए, आपने कभी भी छोटे बच्चे के पास जो बुक होती है वो एक चैप्टर, एक पन्ने में हमें लग रहा है सिर्फ 4 बार बने होते होंगे उनके डायग्राम, चित्र। तो बड़े इसलिए बनाए जाते हैं, बच्चे देखें, आराम से समझें, और छोटे छोटे में उनका मन भी नहीं लगेगा फिर। ठीक है, समझ रहे हैं? तो आपकी छोटे पुस्तकों वाली चीज़ तो नहीं। दृश्य पठन सॉफ्टवेयर, हाँ ये बिल्कुल सही चीज़ है। सॉफ्टवेयर का मतलब ये हो गया आपका ऑनलाइन। ये बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई है। ठीक है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है? दृश्य पठन। जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो दृश्य के रूप में पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, विजुअलिटी के रूप में पढ़ाई जा रही है, चित्र को दिखा ये तो बहुत बेस्ट तरीका है। ब्रेल लिपि वाली पुस्तकें, हाँ बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर। अब बेचारे जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनके आँखें नहीं हैं, तो उनको आप कैसे पढ़ाएंगे? तो ब्रेल लिपि के माध्यम से तो पढ़ाएंगे ना। तो ये इसका भी यूज़ किया जाएगा बच्चों। ठीक है, ये थोड़ी ना है कि अगर बेचारा जो नहीं पढ़ पा रहा देख कर तो उसको हम पढ़ाएंगे नहीं। तो आप इसके अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? तो C3 इसका क्या हो जाएगा बच्चों? क्या बताया इसमें? 2 हो जाएगा। मतलब ये वाला आपका, क्योंकि निगेटिव पूछा था तो छोटे अक्षरों वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कथन और तर्क से है कि भाषा, आपको दे रखा है कि भाषा शिक्षण के दौरान एक अध्यापक को लिखित सामग्री के साथ साथ श्रवण पुस्तकें भी उपलब्ध करवानी चाहिए। ठीक है, प्रस्तुतिकरण के विविध विकल्प विभिन्न अधिगमकर्ताओं की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, जैसे कि पठन विचारों से जूझते विद्यार्थी। सही विकल्प आपको बच्चों चुनना है। ठीक है, सही विकल्प क्या हो जाएगा? देखिए बच्चों, अगर बात की जाए तो ए आर दोनों सही हैं, एग्जैक्टली दोनों सही हैं। और क्या है? आर ए की सही व्याख्या करता है बच्चों। ठीक, आर ने जो बात कही है वो ए की व्याख्या करता है कि नहीं। हाँ, बात तो आपने सही कही है, ये चीज़ है। ठीक, तो राइट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 नंबर कह रहा है कि एक सृजनात्मक का मतलब क्या होगा बच्चों? सृजनात्मक की अगर इंग्लिश में बात की जाए ना, तो ये आपका हो जाएगा क्रिएटिव। ठीक है, तो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी होता है। एक सृजनात्मक बालक में निम्न में से कौन से गुण मौजूद होंगे? जो एक क्रिएटिविटी बालक होगा ना बच्चों, जो हर टाइम कुछ ना कुछ नया करने को सोचेगा, है ना। तो ऐसे गुण अगर किसी बालक में मौजूद हैं तो क्या कहेंगे उसको? अभिसारी चिंतन, या फिर अमूर्त चिंतन की योग्यता, या फिर नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता। इसमें से बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? तो इसमें से राइट आंसर देखिए, आपको 1 2 3 इस टाइप से आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो बच्चों देखिए इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है। तो अगर बात की जाए तो एक तो इसको अपसारी चिंतन हो जाएगा। ठीक बच्चों, अभिसारी नहीं होगा, अपसारी होगा। फिर आपका अमूर्त चिंतन, अमूर्त का मतलब समझ रहे हैं, वो मन ही मन अपने मन में कोई मूर्ति बना रहा, सोच रहा है यार ऐसे करें तो वैसा हो जाएगा, वैसा करें। तो अमूर्ति चिंतन, इसको बोलते हैं अमूर्त चिंतन, मन ही मन विचार करना। ठीक है, नवीन आमुख उत्पादन की योग्यता, बहुत सही है। मतलब नवीन नवीन चीज़ों के उत्पादन के बारे में वो योग्यता रखता है। तो इसमें से राइट बच्चों आपका क्या हो जाएगा? 3 नंबर पॉइंट हो जाएगा। 21 नंबर देख लेते हैं बच्चों। 20 नंबर 1 आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 21st क्वेश्चन कह रहा है कक्षा में मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों को विविध विधियों का प्रयोग करना चाहिए। हाँ, विविध वर्ड आ गया तो ठीक है, चलिए सही है। एक कक्षा में बच्चे की सफलता और असफलता को केवल पेपर पेंसिल परीक्षा के द्वारा सही और पूर्ण रूप से नहीं निर्धारित किया जा सकता। हाँ बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि केवल आ गया ना। तो आपका ए और दोनों
सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। ये ए ने जो बात कही आर इसकी व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 22 नंबर कह रहा है कि किसी समप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों के द्वारा एक चित्र जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। अच्छा ठीक है। इस प्रक्रिया में अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? इस प्रोसेस में जो है अध्यापिका टीचर जो है किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है? तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगमनात्मक बच्चों, ठीक है, आगमनात्मक क्रिया का वो यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, आने वाले टाइम का। चलिए फिर देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता है एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब आपको बताना कक्षा नियमन में विद्यार्थी की सहकारिता है एक टीचर को क्या करना चाहिए आखिर? तो उसको स्वयं ही कठोर और जटिल नियमों का निर्धारण करना चाहिए। ये कठोर और जटिल वर्ड तो हम कभी यूज ही नहीं करते हैं, फिर ये कैसे हो जाएगा? विद्यार्थियों के दुर्व्यवहार, अच्छा दुर्व्यवहार का क्यों यूज करेंगे? निगेटिव है। मापदंडों का पालन न करने, अब बताओ भैया, कोई मापदंड दिया उसका पालन ही नहीं करेंगे क्या? मतलब अनुशासन में रहेंगे क्यों? चलिए फिर देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मापदंडों और नियमों को स्थापित करते समय विद्यार्थियों की सहभागिता। तो राइट आंसर आपका इसमें बच्चों 4 हो जाएगा। फिर देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर आपका कहाँ गया? वह विकल्प चुनिए जो उन संदर्भों का सही चुनाव करता है जिनमें बच्चों के लिए अधिगम को पाता है। अच्छा ठीक है, मतलब कि आपको वह विकल्प चुनना, सही विकल्प आपको बताना है जिसमें बच्चों के लिए अधिगम को पाता है, मतलब सीखने को पाता है, बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा है उन सब चीज़ों से, ठीक है। ऐसे आप को चुनना। खेल कूद से बच्चा कुछ सीखता है कि नहीं सीखता है? बिल्कुल सीखता है, खेल में बहुत कुछ सीख जाता है। घर में कुछ सीखता है कि नहीं? अरे घर तो प्राथमिक शिक्षा है, घर से तो बिल्कुल सीखता है। फिर क्या है? कक्षा में वो सीखने जाता ही है। तो आपके राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 1 2 3 1 2 3 सभी है, तो आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी छात्रों में समस्या समाधान कौशलों के विकास से प्रभावशाली नहीं है? अब आपको बताना है प्रभावशाली नहीं है, तो इसमें से राइट आंसर आपको क्या हो जाना है? मतलब प्रभावशाली नहीं है वो वाला बताना है। 3 तो हैं बट एक नहीं है, तो इसमें से बच्चों राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? मुद्दों पर चर्चा को सुसाध्य करना और छात्रों को चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल। समस्या को हल करने के लिए छात्रों को विचार मंथन एवं विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहन बिल्कुल करना चाहिए। समस्या का समाधान खोजने के लिए छात्रों को विविध प्रकार आ गया, तो बिल्कुल सही है। हर समस्या के लिए एक ही ओनली आ गया। पूर्व चरण प्रक्रम के इस्तेमाल पर बल किसी भी चीज़ पे हम फोर्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, ये निगेटिव। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। इनमें से कौन सा एक संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण है? संरचनावादी कक्षा का अभिलक्षण बच्चों क्या हो जाएगा? तो इसमें से अगर बात की जाए तो अधिगम प्रक्रिया में अधिगमकर्ता निष्क्रिय होते हैं? नहीं, क्यों नहीं, सक्रिय होते हैं। इसमें पाठ्य पुस्तक में यंत्रवत याद करने पर अत्यधिक महत्व दिया जाता है। अच्छा, यंत्रवत, अच्छा कोई टेक्निक लगा रहे हो। कक्षा में बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहन नहीं, अरे यार क्यों नहीं करोगे? तो जाहिर सी बात है आपका राइट आंसर क्या 4 ही होगा। कक्षा कक्ष में बच्चों के पिछले अनुभवों का उपयोग नए ज्ञान की रचना के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बच्चों, आप कुछ भी नया पढ़ाते हैं ना, उससे आपको बच्चों को पूर्वाज्ञान से जरूर जोड़ना पड़ता है, ठीक है। आपने अगर कुछ किया होगा BEd BTC वगैरह कुछ, तो अपने जो वो बनाए होंगे लेसन प्लान्स बनाए होंगे ना बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए, ये तो पता होगा ही मतलब। चलिए देख लेते हैं निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अवरोधक का मतलब क्या है? बाधक है ना, मतलब बाधक है। चलिए देख लेते हैं इसमें त्रुटियों अधिगम की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हाँ क्यों नहीं है, बिल्कुल है। अधिगमकर्ताओं के लिए त्रुटियां जो है रचना एक लज्जाजनक, अरे यार लज्जाजनक है, अच्छा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का एक ही कहाँ से एक आ गया ना, गलत है। त्रुटियां अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समझ में अंतरालों की जानकारी देता है। अब आपको बताना है बच्चों। और 4 नंबर का आपका क्या कह रहा है? 4 नंबर क्या कह रहा है? अधिगमकर्ताओं को डाटा के भय में बिना त्रुटियों, अच्छा डाटा है तो उसमें बिना भय है, अच्छा तो इसमें ये हो जाएगा अधिगमकर्ताओं को डाटा के भय के बिना त्रुटियों के लिए मौका मिलना चाहिए, ठीक है, मौका। इसमें राइट उसका क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सी विचारधारा बच्चों के अधिगम में अवरोधक है? अवरोधक का मतलब बाधक, अच्छा आपको मतलब निगेटिव वाला बताना है, ये बात है। एक ही हिस्सा है, त्रुटियों द्वारा एक लज्जाजनक, तो सब देखिए बच्चों इसमें राइट आंसर उसके अकॉर्डिंग तो ये आपके अंतराल में जानकारी देता है, ठीक है। अधिगमकर्ताओं को डाटा के भय के बिना त्रुटियों के लिए मौका
मौका मिलना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, मौका तो थोड़ा मिलना चाहिए, जानकारी भी प्राप्त कर अधिकार। तो अब इसमें से आपको बताना है कि ठीक है, तो इसमें से त्रुटियों अधिगम की प्रक्रिया का एक ही हिस्सा है बच्चों, कह रहा है एक ही हिस्सा है, तो बच्चों एक ही तो गलत है ना, एक ही नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन 2 हो जाएगा। एकदम करता हूँ, त्रुटियाँ करना एक लज्जाजनक कार्य है, तो इसमें ये आपका निगेटिव में है, अवरोधक ये बाधक है बच्चों, ठीक। लज्जाजनक, अगर बच्चे को देखिए क्या हुआ, अगर बात को समझिए, अगर कोई बच्चा है कुछ भी पढ़ रहा है और वो लज्जा कर रहा है, शर्मा रहा है पूछने से क्लास में, तो बच्चों क्या है, वो बाधक है ना, बच्चा कैसे फिर सीख पाएगा अगर जब तक कोई चीज़ पूछेगा नहीं, शर्माएगा तो ये चीज़ आपका है इसके अकॉर्डिंग। निम्न में से कौन सा बाह्य प्रेरणा का एक उदाहरण एग्जाम्पल बताना है बाह्य अभिप्रेरणा का बच्चों, तो इसमें क्या होने वाला है, अपने अधिगम को दृढ़ करने के लिए शोध करते समय अमन विभिन्न स्रोतों की पहचान लेता है। अच्छा, नगद इनाम पाने हेतु रेयान एक परियोजना के लिए विभिन्न स्रोतों से खोज करता है। ठीक है बच्चों, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए फिर देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 29 क्वेश्चन नंबर क्या करेगा, कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। बिल्कुल किया है, नकारात्मक रूप से निगेटिविटी आ गई है जब से कोरोना महामारी आई है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है बच्चों, यह किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है, प्रतियोगिता और संज्ञान और संवेग को, आनुवांशिकता और निष्पादन। आनुवांशिकता का क्या मतलब है, प्रतियोगिता और संज्ञान, इसमें क्या कोई कंपटीशन चल रहा है क्या, कि नहीं तुम्हारे कंट्री में सबसे ज़्यादा है, चाइना में सबसे ज़्यादा कोविड वाले हैं तो इंडिया में कम है, तो अमेरिका में ज़्यादा है, तो ये कोई कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है। संज्ञान और संवेग है बच्चों, ठीक है, संज्ञान और संवेग राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ देख लेते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः हो। आपको बताना अधिगम का मतलब सीखना, अधिक सार्थक और अच्छा होगा और प्रभावशाली भी होगा अगर वह हो, कैसा हो बच्चों, कैसा हो, तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर हो जाएगा शिक्षक केंद्रित हो। देखिए बच्चों, कभी भी शिक्षक केंद्रित नहीं होता है, ठीक है, बाल केंद्रित होता है बट शिक्षक केंद्रित नहीं होता है। सहपाठियों द्वारा निर्देशित, सहपाठी अब बताएंगे कि टीचरों को कैसे पढ़ाना है। अच्छा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, हाँ, पाठ्य पुस्तक केंद्रित और स्व निर्देशित। पाठ्य पुस्तक केंद्रित भी नहीं होता बच्चों, बाल केंद्रित होता है, ना शिक्षक केंद्रित होता है, ना पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है। जिसे क्या कहते हैं, स्वनिर्देशित बोलते हैं, अपने अकॉर्डिंग, अपने से निर्देशित करना स्वनिर्देशन कहलाता है बच्चों। ठीक है फ्रेंड्स, हमने जितने भी ऑप्शन आपको बताए हैं, टोटल आपका सीटेड की ऑफिशियली आंसर की के अकॉर्डिंग बताएं हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंड वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।